नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारी एक ऐसी मुहिम, हमारी एक ऐसी कोशिश जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़े, और इसीलिए इस शो का मकसद है कि शेयर बाजार के बारे में आपको आसान भाषा में जानकारी दी जाए। और हाँ, इस शो में अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं, भले ही शेयर बाजार के किसी भी कामकाज को लेकर कोई सवाल हो या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ही आप पूछना चाहते हो। अपने सवाल आप हमें एक QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, वहाँ पर आप उसे स्कैन करके एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, और QR कोड को स्कैन करते ही जब जुड़े व्हाट्सएप नंबर से तो अपने सवाल वहां पर आप छोड़ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर आप हमें पूछ रहे हो तो अपने सवाल में आप स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, आपने किस भाव पर खरीदा है और आपको इसमें कितना रुकना है, ताकि इस तरह की डिटेल्स आप देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आसान होगा आपको तमाम जानकारियां देना और आपके सवालों का समाधान आपको करके देना। योर स्टॉक में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले, और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के टेक्निकल एनालिस्ट सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। QR कोड भी देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो आप बिल्कुल देर ना करें, झटपट इसको स्कैन करें और अपने सवाल हम तक पहुंचा दें। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है और दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। सचिन, आपके पास आऊंगी मैं पहले, और दर्शक भी फोन लाइन पे दरअसल लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू है मेरे साथ। सोनू नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? भरूच से। भरूच से, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है और किस भाव पर? भेल में खरीदारी की है 309 के भाव पर, 99 क्वांटिटी ली है। ओके, और इसमें आपको कितना समय देना है? 1 साल तक दे सकती हूँ मैं। चलिए, ये आपने खुद खरीदा है मैम? हाँ, खुद ही खरीदा है। अच्छा, बाकी स्टॉक्स में भी खरीदारी करती हैं? आपका पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का? हाँ, पोर्टफोलियो है। बहुत बढ़िया। कैसे सीखती हैं शेयर बाजार के बारे में ये सब जानकारी लेना और स्टॉक खरीदना? मैं खुद से ही सीखती हूँ और आपका जो ET Now है वो देख के सीखती हूँ मैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। और शो का पहला ही कॉलर हमने देखा, एक ऐसी महिला जो कि खुद रिसर्च करती हैं और खुद उन्होंने अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया है। तो क्लियरली वरुण और प्रशांत, हम देख रहे हैं देश भी बदल रहा है और हमारे निवेशक भी बदल रहे हैं, और महिला निवेशकों का ये जो उत्साह है ये देखते बनता है। हमारे शो में तो अक्सर आते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आमतौर पर जब कहते हैं ना कि आप अपने मतलब महिलाओं के पास दोहरी तिहरी कई जिम्मेदारियां होती हैं, उस बीच में भी अगर वो बेहतर तरीके से जानकारियों को फिल्टर करते हुए आगे बढ़ रही हैं तो शायद हमें पीठ थपथपानी होगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और आपने हमें मौका दिया आपको मार्गदर्शन देने का। सोनू जी, सचिन के पास में जाना चाहूंगी। सचिन, बताइए, BHEL में खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस ये कह रही है 309 है और 1 साल का समय दे रही है, हालांकि अभी घाटे में है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, काफी ऊपर की बाइंग है इनकी और अराउंड दैट लेवल से एक फर्दर रिट्रेसमेंट हमने जो है वो स्टॉक के अंदर आते हुए देखे हैं, बट लोअर साइड में अभी मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस करीब 170 के आसपास में बनता हुआ नजर आ रहा है और 205 ऑन द हायर साइड में एक इमीडिएट लेवल है, और वो फर्दर लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। 1 साल का अवधि का नजरिया है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। लोअर साइड में 170 बिलो का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जिसको प्लेस करना रहेगा, और अगर ये एवरेज के लिए देख सकते हैं अराउंड दिस रेंज पे, यहाँ करीब 200-205 के आसपास में, तो मेरे हिसाब से एक बार एवरेज भी कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, सो दैट एक अच्छा एवरेज प्राइस इनको मिल जाएगा। 1 साल की अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 170। ये राय आती हुई BHEL के स्टॉक में करीब करीब 200 के आसपास जो है वो फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमारे एक YouTube के व्यूअर, उन्होंने भी सवाल भेजा है, पूर्वा इनका नाम है, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसके 225 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। क्या भाव पे खरीदे हैं, कहाँ तक जा सकता है ये जानना चाहते हैं। तो रिलायंस इंफ्रा, भोसले साहब कैसा लगता है रिलायंस इंफ्रा, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए सर, देखिए ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड आज एक 5% अप है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है टूवर्ड्स इट्स 100 EMA, तो यहाँ से 270 का अपसाइड दिखाई दे रहा है। एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना है कल के सेशन में, तो 210 का स्टॉप लॉस होगा एंड 270 का टारगेट होगा। चलिए, तो ये राय आती हुई रिलायंस इंफ्रा पे 225 के भाव पे इन्होंने खरीदा था, तो यहाँ पे 231 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप चाहिए तो इस पोजीशन को यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। और भी हमारे कॉलर है, ओला इलेक्ट्रिक पे हमें सवाल पूछा है, आई थिंक सो हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं क्या? शिव प्रसाद,
डायरेक्टर साहब बताएंगे? आई थिंक सो जुड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ एक सवाल हमारे पास आया है और वो है ओला इलेक्ट्रिक पे। इन्होंने 79 के आई थिंक सो भाव पे खरीदे हैं, नहीं 97 के भाव पे खरीदे हैं और इनके पास करीब करीब 215 शेयर है। तो ये पूछे क्या करें। इनफैक्ट प्रशांत और कविता याद होगा आपको, ओला इलेक्ट्रिक पे हम बात कर रहे थे कल कि किस तरह से इसके फंडामेंटल्स बिगड़ रहे हैं, किस तरह से इस कंपनी की हालत है, लगातार कंप्लेंट्स आ रही है। आई मीन इस स्टॉक पे तो कॉल देना हम ही दे सकते हैं, फंडामेंटली तो हालत खराब है। लेकिन पता क्या होता है कि आज जो शायद उछाल पता नहीं है, आज 9% ऊपर है। हाँ, तो मतलब कल इतनी नेगेटिव खबर, आज इस तरह का उछाल, तो भाई रिटेल इन्वेस्टर करते और जिन्होंने लेके बैठे हैं वो तो शायद इस राइज का इंतजार कर लेना चाहिए। एक्चुअली सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी क्या करना क्या चाहिए? आई मीन ये इसके लिए पूछो कि फंडामेंटल स्टोरी अगर आप देखेंगे तो इसकी लगातार नेगेटिव खबर आती है, स्टॉक नीचे जा रहा है। ऐसे बाउंस बैक में अपनी पोजीशन हल्की करे, जितना मिल रहा है लेके निकल रहे या फिर रुके। ये कहीं जोमेटो की स्टोरी तो फिर से दोहराई नहीं जाएगी यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना? वेल अभी तक तो वरुण जी जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं, साथ ही साथ में अगर टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आया। वीक ऑन वीक चार्ट्स देखें या मंथली चार्ट्स देखें, सारे ही चार्ट्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं अपने फर्दर बेयरिशनेस को। और आज जरूर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिला है, बिकॉज मोमेंटम रीडिंग्स जो है वो अपने ओवरसोल्ड टेरिटरीज में थी, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। एंड मुझे लगता है कि लाइक मेरे हिसाब से स्टॉक्स में से निकलना बेटर रहेगा, बिकॉज अभी तक के हिसाब से जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं वो फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। सो और फर्दर और अगर पुल बैक मूव एक्सटेंड होता है करीब 55-58 तक के लिए, मेरे सबसे पोजीशंस को कुछ हल्का करना ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा वेट इस स्टॉक के अंदर करना सही नहीं होगा। इससे बेटर है कि इस स्टॉक से एग्जिट करने के बाद में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए। ये है राय ओला इलेक्ट्रिक पर, आपको एक एक्सपर्ट नजरिया मिलता हुआ सचिन जी की तरफ से। बढ़ते आगे और YouTube पर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मोनीश गौर का सवाल लेते हैं और यहाँ पर इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में ख़रीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ, 260 रुपये के भाव पे 9000 स्टॉक लिए हुए हैं। नुकसान का दायरा तो काफ़ी बड़ा है। दूसरा स्टॉक इनका कैनरा बैंक है और यहाँ पर जो है वो ख़रीद भाव जो है वो 260 का है। और तीसरा स्टॉक इनका यूनियन बैंक का है और इन्होंने 141 के भाव पे लिया है। तो इससे ज़्यादा स्टॉक वैसे तो बहुत सारी लिस्ट उन्होंने दी हुई है, लेकिन चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके साथ ही शायद कैनरा बैंक इन्होंने लिया हुआ है, तो इन दोनों पर राय लेते हैं। बताएं राजेश जी क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा में 260 की बाइंग है, कैनरा बैंक में 120 की बाइंग है। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? देखिए 3 बैंक्स डिस्कस किए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक। इसमें मुझे यूनियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है यूनियन बैंक में एंड पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर रैली कर सकता है टुवर्ड्स 125 टू 130। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट एक फॉर्मेशन जो है वो एक प्रीएम्प्टिव पॉजिटिव व्यू बता रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है बेस बन रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है बट एक बेस बन रहा है। तो यहाँ से अगर लंबी अवधि का अगर व्यू रखे तो पॉसिबली एक 200 डीएमए जो 242 है वहां तक रिटेस्ट कर सकता है। थर्ड स्टॉक जो है वो कैनरा बैंक है। तो कैनरा बैंक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड कोई भी मेजर स्ट्रेंथ नहीं है। हाई से अभी जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है तो उसमें स्टॉक पॉसिबली 92-93 लेवल्स आ सकता है, तो वहां पे लाइट होने की सलाह होगी। चलिए, तो यहाँ पर तमाम बैंकिंग काउंटर्स पे सलाह हमारे दर्शकों को मिलती हुई, लेकिन हमारे एक और दर्शक हैं और सचिन इरकॉन इन्होंने ख़रीदा हुआ है और ऐसे में इनकी जो बाइंग है वो लगभग 288 की है। अब बताइए, यहाँ पर फोकस में तो है, जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट विन की खबरें भी आई है और उसका फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी बाइंग प्राइस 288 है और 2 साल तक ये निवेशित भी इसमें रहना चाहते हैं, तो थोड़े अपर लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लेकिन जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये भी हम कुछ ही दिनों तक चलता हुआ देखेंगे। इतना लंबा नजरिया, उसके लिहाज से बाइंग प्राइस आपको कैसे लगती है सचिन?
वेल कविता जी, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकडाउन यहाँ पर आए हैं। वो लेवल्स थे करीब 163 के। उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद पिछले अगर 3 to 4 वीक्स का एक चार्ट्स देखें तो यहाँ पर लास्ट 3 to 4 वीक से कंटिन्यूसली एक वीकनेस बनी हुई है। आज जरूर स्टॉक करीब 5% के आसपास तक का एक मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। मुझे लगता है जब तक स्टॉक ऑन दी हायर साइड में 163 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसके अंदर फर्दर वीकनेस और कंटिन्यू रहेगी। साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की पूरी पॉसिबिलिटीज है और काफी ऊपर के लेवल से इन्होंने बाइंग की हुई है। मेरे हिसाब से एक बार 160 to 165 अगर इस रेंज में मिलता है स्टॉक तो जो है पोजीशंस को कुछ हल्की कीजिए। रिमेनिंग पोजीशंस को बने रहने की सलाह रहेगी और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 130 का मेंटेन करना रहेगा। सो 165 के आसपास में पार्शियल पोजीशन से एग्जिट की सलाह और बाकी की पोजीशंस में 130 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे पार्शियल पोजीशन से 165 था, आप निकले 130 के स्टॉप लॉस के साथ, बाकी में आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम देंगे, लेकिन उस बीच मार्केट्स पे, क्योंकि आज से यूएस फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक जो है वो शुरू हो रही है। फेड दरों में बदलाव को लेकर क्या उम्मीदें हैं, बताने के लिए हमारा साथ है हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन। अभिषेक, बताइए, फेड की बैठक शुरू हो रही है, इंपॉर्टेंट है, सबकी नजर होती है, क्या एक्सपेक्ट है इस बार? देखिए, बहुत ही क्रूशियल बैठक है और क्रूशियल बैठक इसलिए नहीं है कि दरों में कोई बदलाव होने जा रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री होगी काफ़ी ज़्यादा इस बार क्रूशियल रहने वाली है। क्योंकि अमेरिका में हम देख रहे हैं कि मंदी की कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, उसका इकोनॉमी पर क्या असर आ रहा है, महंगाई को लेकर क्या बदलाव आगे हो सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल के जो आंकड़े अनुमान से थोड़े से कम ही आए थे, लेकिन क्या ये जो पॉलिसीज़ हैं टैरिफ को लेकर क्या ये महंगाई को हवा देंगी, इस पर फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री काफ़ी अहम रहने वाली है। आज ये बैठक शुरू हो रही है और कल देर रात फैसला आएगा और परसों सुबह सुबह हम उसका विश्लेषण करेंगे। सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। 99% उम्मीद यह है कि बदलाव कोई नहीं होगा यूएस फेड की दरों में। और आपको बता दें कि पिछले साल 3 बार यूएस फेड ने दरों में कटौती की थी और 3 बार को मिला के करीब करीब 1% के आसपास के रेट कट हुए थे। उम्मीदें ये हैं कि 2025 में यूएस फेड के रेट्स में 0.25% की 2 या 3 कटौती हो सकती है, लेकिन इस पॉलिसी में नहीं होगी। अब आगे देखना होगा कि आगे वो कब होती है। उम्मीदें क्या हैं? तो जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री है महंगाई को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर, ग्रोथ को लेकर, टैरिफ को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली हैं। और टैरिफ से इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ रहा है, शायद इसके भी कोई इंडिकेशंस जेरोम पॉवेल अपनी कमेंट्री में देंगे। एक चीज़ और है कि अभी तक जो रुख हॉकिश है, क्या इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने पर, डॉबिश करने पर, न्यूट्रल करने पर क्या यूएस फेड फोकस करेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर हम डॉलर में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलेगी अगर वो डॉबिश करते हैं, हॉकिश अगर अपने रुख को। तो अगर हम हाल फिलहाल अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस इकोनॉमी की बात करें, तो कई सारे ट्रिगर आए हैं। रिटेल बिक्री के आंकड़े कल आए। फरवरी में जो रिटेल बिक्री है अनुमान था 0.6% बढ़ने का, हालांकि बढ़ी है लेकिन बढ़त रही है 0.2% के आसपास का। कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के, जो कि 28-29 महीने के निचले स्तर पर चले गए थे। और हम देख रहे थे कि ट्रंप की टेरर से ये कंज्यूमर सेंटिमेंट प्रभावित भी हुआ है। लेकिन कई सारे जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या फिर रेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से जीडीपी अनुमान में उन्होंने कटौती भी देखी है। गोल्डमैन सैक्स ने जो ग्रोथ अनुमान है 2.4 से घटाकर कर दिया है 1.7%। बार्कलेज ने सीधे सीधे आधा कर दिया है ग्रोथ के अनुमान को और वो कर दिया है 0.7%। यही नहीं, दिग्गज रेटिंग एजेंसी है एसएनपी ने कहा है कि मौजूदा जो 2.8% के आसपास की ग्रोथ है वो 2027 तक जाते जाते बमुश्किल 1.6% के आसपास रह जाएगी। तो ये एक टेंशन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए जरूर है। हाल फिलहाल के अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो फरवरी की जो सीपीआई आई थी 2.8%, अनुमान से थोड़ी सी कम थी। रिटेल बिक्री के जो आंकड़े हैं फरवरी की, ये भी अनुमान से कम है। जॉबलेस क्लेम्स में हमने हाल के जो डेटा आए थे हल्की से हमने बढ़ोतरी देखी थी। और ट्रेड डेफिसिट में हालांकि बहुत तगड़ा उछाल हमने देखा है जो लेटेस्ट आंकड़े निकल के आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इकोनॉमी थोड़ी सी मुश्किल में जरूर दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल हमने बाजार में तेजी जरूर देखी है, लेकिन वो दरअसल एक बहुत ही कह सकते हैं कि कमजोर वीक के बाद एक रिबाउंड थोड़ा सा आ रहा है। अदरवाइज चीजें थोड़ी सी मुश्किल दिख रही हैं। तो कमेंट्री इस बार काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है जेरोम पॉवेल की तरफ से।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभिषेक का लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि भारतीय बाजारों में आखिर ये जो जोश बना हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारत में तेजी के पीछे कई सारे ट्रिगर हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी में अगर मंदी जैसे हालात पैदा होते हैं तो क्या भारत को फायदा होगा। लोग कह रहे हैं कि फिर अमेरिका से पैसा निकल के जाएगा बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में और इसमें भारत भी एक बेनिफिशियरी होगा। ये एक संभावना बन रही है, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, बट ये सिनेरियो जरूर बन रही है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले बॉन्ड यील्ड स्पाइक करके 5% की तरफ जा रही थी। इसके अलावा हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास था। डॉलर इंडेक्स में भी हाल फिलहाल हमने देखा है कि कमजोरी आई है। तो कुछ ट्रिगर से मैं फटाफट आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से रख देता हूं। पहली चीज तो ये कि आज डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे और बातचीत का मुद्दा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम। हालांकि पुतिन सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करने को लेकर तैयार है। देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं। एफआईज की चिंता बाजार के लिए जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हमने उस हिसाब से डिस्कस नहीं किया, उस हिसाब से उत्साह दिखाया नहीं है डीआईएस के आंकड़ों को लेकर। लेकिन डीआईएस लगातार अच्छी बाइंग कर रहे हैं और अगर हम मार्च के अब तक के आंकड़ों देखेंगे तो करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कर चुके हैं, जो जबकि एफआईएस की जो सेलिंग है वो 25,000 26,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। डॉलर में कमजोरी जारी है, इसका मतलब कि रुपया और बाकी अदर जो करेंसीज है वो मजबूत हो रही है। ये भी एक बढ़िया ट्रिगर है और शिखर से डॉलर इंडेक्स करीब 6% के आसपास कमजोर हो गया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी हमने देखी है। कल हमने देखा यूएस में मतलब 2 दिन से अच्छी तेजी चल रही है। एशिया के बाजार में अगर हम जापान को देखेंगे, हांगकांग को देखेंगे तो बढ़िया तेजी है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का। और अच्छी चीज ये है कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल फिलहाल कोई डिस्टर्बिंग न्यूज पिछले 2-3 सत्र में आई नहीं है। यही नहीं, अब चीन की इकोनॉमी भी अगर मजबूत होती है तो आपके लिए कुछ सेक्टर हैं जो जिनके लिए संकेत अच्छे बनते हैं, जैसे कि आपके मेटल सेक्टर के लिए, केमिकल्स के लिए, कुछ सिलेक्टिव फार्मा के लिए। तो चीन के सरकार ने निर्णय लिया है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वो कदम उठाएंगे और कई सारे उन्होंने कदमों का ऐलान किया है। और लास्ट में एक वैल्यूएशन वाला पॉइंट भी जरूर बनता है, क्योंकि ऊपरी स्तर से 26,277 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है जो हमने पिछले साल सितंबर में देखा था। वहां से निफ्टी गिरते गिरते करीब 15-16% नीचे आ गया था। तो वैल्यूएशन के फ्रंट पर चीजें थोड़ी आकर्षक हो गई थी और माना जा रहा है कि अब बाजार में वैल्यू बाइंग हो रही है। और वैल्यू बाइंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत के जो मैक्रोज है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर लग रही है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ के फिर से 6.2% के ऊपर निकल गई थी। Q3 के जो आंकड़े आए थे, आईपी ग्रोथ के आंकड़े हाल फिलहाल आए जनवरी में, जो आईपी है 3.5% से बढ़कर 5% के ऊपर निकल गई है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आंकड़े आए हैं 7 महीने के निचले स्तर पर और 3.6% के आसपास के रीडिंग हमने देखी थी रिटेल महंगाई दर के। 4% के नीचे तो काफी टाइम के बाद हमने देखा। और ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े आए उसमें हमने बढ़िया 16% का उछाल देखा है। और व्यापार घाटा का भी आंकड़ा आया था जो कि 3 साल के निचले स्तर पर है। तो किसी भी निवेशक को चाहिए क्या एक इकोनॉमी में, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे आंकड़े एफआईआईज के लिए भी ट्रिगर का काम करेंगे। और अभी तो हम बिकवाली का आंकड़ा देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही हालात बदलेंगे और फिर से हम एफआईआईज की तरफ से भारत में वापसी होते हुए देखेंगे और अच्छी बाइंग के आंकड़े देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं, 6-7 जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये 2 दिन से बाजारों का मूड बढ़िया रिफ्रेश करने का काम कर रही हैं। ये अभिषेक आपका इन तमाम पहलुओं को हमारे निवेशकों और दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद करेंगे राजेश जी आपका, सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के शो में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। आगे कम्युनिटी की खबरें विश्व मोहन लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।